जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा क्लास नंबर 19 जिसमें हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों के लिए होने वाले हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल की ए क्षैतिज परत को भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शीर्ष मिट्टी। मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपरी परत को ए क्षैतिज या शीर्ष मृदा कहा जाता है। यह परंतु गहरे रंग की होती है क्योंकि ह्यूमस और खनिजों में समृद्ध होती है। यह पौधों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटपाथ विक्रेताएं जो फुटपाथ में बिक्री करते हैं उनके लिए। पीएम स्वनिधि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों और फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 3 है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। 2014 में क्या है, इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की क्षमता रखने वाले शीर्ष भारतीय एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कब चालू की गई थी? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ये आ जाएगा अपना चीन। चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र परिषद जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं उसका सदस्य है ना। चीन संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है, लेकिन यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सार्क के स्थायी सदस्य हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख क्रोनोलॉजिकल परीक्षा समय ये तो वैसे पुराना है तो इसको रहने देते हैं, 2022 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, सीजीएल जैसे एग्जामों में भी बहुत बार पूछा गया। तो ये आएगा आपको कोरल सागर। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह इतनी विशाल है इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कहाँ है ये भी आपको ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया में। जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। जो है जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक खनिज रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पेरू और ऑस्ट्रेलिया भी जिंक के बड़े उत्पादों में गिने जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 8, इंटरनेट पर अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक फर्म की बातचीत को कौन कवर करता है? तो ये करता है ई कॉमर्स। आपूर्तिकर्ता और एक फर्म की बातचीत को कौन कवर करता है? तो ई कॉमर्स करता है ना। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय, वित्तीय लेन देन और ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक बातचीत को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ई कॉमर्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे भाई अपने वॉरेन हेस्टिंग साहब। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये भी ध्यान में रखना है कब जो है बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। वो बना दिया था 1773 में और फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर आता है 10,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की सिफारिश की थी? तो रेले आयोग जो है, इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की सिफारिश की थी। कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 11। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होने वाली है, को कौन सी संस्था जारी करती है? ध्यान में रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक और रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। यह विभिन्न देशों में व्यवसाय शुरू करने और उसे संचालित करने की सुगमता को मापता है। आंकड़ों के अनियमित के कारण इस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको ध्यान में रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 12। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए न्यूनतम समय लेता है? तो ये सबसे पास वाला जो है बुध जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। सूर्य की निकटता और अपनी तीव्र कक्षीय गति के कारण यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरे पूरे करने में सबसे कम है, मात्र 88 पृथ्वी दिवस का समय लेता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखें। नक्टा लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नक्टा लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नक्टा लोकगीत और लोकनृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, विशेषकर जो है अवध और पूर्वांचल रीजन में गाया जाता है कि लोक संस्कृति से संबंधित है। यह प्रायः महिलाओं और हास परिहास और पारिवारिक मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 14। डॉक्टर राहत इंदौरी को इनके थीसिस शीर्षक उर्दू में मुशायरा के लिए भोज विश्वविद्यालय से किस वर्ष उर्दू साहित्य में पीएचडी में सम्मानित किया गया था? तो ये आंसर आएगा आपका 1985। भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी को वर्ष 1985 मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से उर्दू मुशायरा नामक शोध प्रबंध के लिए जो है उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? महेश्वर जो है वो है नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर महेश्वर पर्वत पवित्र नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। यह होलकर राजवंश की रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है और अपनी महेश्वर साड़ियों में सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर स्थित है? पश्चिमी स्थान पर स्थित है तो भाई अभी तो अलीराजपुर जिला है। पूरे मध्य प्रदेश का अगर सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, लेकिन विकल्पों के आधार पर अगर विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो रतलाम आएगा। बाकी जो है अभी जो है अगर पश्चिमी जिला पूछा जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में तो अलीराजपुर आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो रतलाम को लगाना है। तो अपना आंसर आ जाएगा रतलाम। मध्य प्रदेश राज्य लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो ये है लोकसभा में 29 सीटें। मध्य प्रदेश राज्य से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में कुल 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। इसमें 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा में जो है 11 सीटें हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा में 29 सीट हैं और राज्यसभा में जो है 11 सीट हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है नरसिंहपुर को। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के और राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका कारण यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में गन्ने का अत्यधिक रिकॉर्ड उत्पादन होना, जिससे यहाँ चीनी मिलों और गुड़ उद्योगों का बड़ा नेटवर्क स्थापित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गिर्द गिर्द क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग चंबल भाग में आ जाता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि को ऐतिहासिक रूप से गिर्द क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में नदियां विशेषकर चंबल द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की
और उपजाऊ होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण नेकचंद सैनी द्वारा औद्योगिक और घरेलू कचरे व बेकार फेंकी गई मूर्तियां पत्थरों का उपयोग करके कलात्मक रूप से किया गया था, इसलिए इसे नेकचंद गार्डन भी कहा जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है, नेकचंद रॉक गार्डन। भ्रूणीय विकास के दौरान मुख की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? मुख जो है उसकी उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? तो ये आ जाएगा ग्रेस्टुलेशन, कंदुकन। जंतुओं के भ्रूण विकास में गैस्ट्रुलेशन वह महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिससे एक परतीय ब्लास्टुली ब्लास्टुला 3 जनन परतों में बदलता है। इसी अवस्था के दौरान ब्लास्टोपोरा नामक छिद्र बनता है जो बाद में प्रोस्टेस्टोम जीवों में मुख का रूप लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है भाई 22। पक्षी उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं, अभिकथन दिया है। उनके अंतःकंकाल की लंबी हड्डियां न्यूमैटिक होती हैं जिससे हवा की गुहाई पाई जाती है। तो अपना आंसर आएगा, पहले व्याख्या देख लेते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होता है। इनकी लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं जिनमें वायुकोश एयर कैविटीज होते हैं। इन्हें न्यूमैटिक हड्डियां कहा जाता है। यह संरचना उनके शरीर के वजन को बहुत हल्का कर देती है जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। अतः अपना आंसर आ जाएगा डी, आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 11। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो गंगा कार्य योजना जो है 1985 गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को कम करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान चरण फर्स्ट की शुरुआत की गई थी। यह भारत की पहली बड़ी नदी पर्यावरण संरक्षण योजना थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेलेनोमा शरीर के किस भाग का कैंसर होता है? तो ये है त्वचा में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं मेलेनेमा। मेलेनोमा मुख्य रूप से त्वचा का कैंसर होता है। यह त्वचा की उन कोशिकाओं मेलेनोसाइट्स में विकसित होता है जो मेलेनिन नामक वर्णक बनाती है। पराबैंगनी विकिरणों के अत्यधिक संपर्क में आने पर इसका जो है खतरा बढ़ जाता है। तो आंसर आ जाएगा अपना त्वचा। जब एक दर्पण वस्तु के ठीक उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु किस स्थान पर रखी थी? तो यह आ जाएगा वक्रता केंद्र पर। प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्र केंद्र पर ही बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर, वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल दर्पण में क्योंकि वस्तु जो है उल्टी बनती है और अगर वक्रता केंद्र पर रखें तो वहीं पर बनती है। तो ये चीज़ है, ध्यान में रखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटस्थ ऑक्साइड है? तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं और ना ही क्षारीय, यानी अम्ल या क्षार किसी से क्रिया नहीं करते, उन्हें तटस्थ उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। जैसे नाइट्रो ऑक्साइड, लाफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड के प्रमुख उदाहरण है। तो ये चीज ध्यान में रखना। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया ताकि वहाँ मानवीय गतिविधियों को जो है नियंत्रित किया जा सके। तो काहे के लिए किया गया है? ताकि वहाँ जो है मनुष्य को नियंत्रित किया जा सके। तो अपना आंसर आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर आता है 28। प्रसिद्ध पुस्तक हैंडबुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? भारत के महान पक्षी विज्ञानी सलीम अली
जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सिडनी डिलन रिप्ले ने संयुक्त रूप से इस बृहद पुस्तक श्रृंखला को लिखा। सलीम अली जो है भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, पर्यावरण और अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? तो ये होती है भौतिक और जैविक एवं रासायनिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरण को किसी एक इकाई में नहीं बांटा जा सकता, यह एक अविभाज्य है। इसकी रचना जैविक जीव जंतु पौधे अजैविक और सांस्कृतिक और तत्वों को आपस में क्रिया करके जो है अंत संदर्भित तंत्र से किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये होगा पवन ऊर्जा को जो है ज्वारी ऊर्जा और तल ऊर्जा में। पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, इन तीनों ही रूपों में प्राकृतिक गतिज ऊर्जा होती है। टरबाइन और जनरेटर की मदद से इस गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो ये होती है 206। मानव शिशु के जन्म के समय शरीर के लगभग 300 हड्डी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और इस प्रकार पूर्ण विकसित वयस्क मनुष्य में कंकाल तंत्र में कुल जो है 206 हड्डियां बचती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट में जो है 300 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेतों में जुताई और हल चलाने का लाभ नहीं है? खेतों में हल चलाने और मिट्टी ढीली होती है जिससे हवा का संचार सुधरता है, खरपतवार नष्ट होते हैं, लेकिन अत्यधिक जुताई से मिट्टी के कण ढीले होकर हवा और पानी के साथ आसानी से बह जाते हैं जिससे मृदा अपरदन वृद्धि होती है। यह खेती को नुकसान है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो अपना आंसर आ जाएगा मृदा अपरदन, इरोजन जो बोलते हैं, उसमें वृद्धि होती है ज़्यादा जुताई करने से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में एक अनुकूल अडेप्टेशन है जो उन्हें लंबी दूरी तक अपने बीज फैलाने में मदद करता है? तो ये हवा से बिखरे हुए फल बीज। जिन पौधों के फल या बीज बहुत हल्के, पंखदार या बालों जैसी संरचना वाले होते हैं, वे हवा के झोंकों के साथ उड़कर बहुत लंबी दूरी तक फैल जाते हैं। यह पौधों का एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है जो अपनी प्रजाति को दूर तक फैलाने में मदद करता है, जैसे आक या डैंडेलियन के बीच। आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगत किंगडम में जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो ये है मोनेरा। R. A. व्हिटकर के पंच जगत वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा जगत के अंतर्गत उन सभी एक कोशिकाओं जीवों को रखा जाता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात जिनमें जो है सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली और वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है? तो अलैंगिक जनन प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें युग्मकों का जेमेटिस का जो है संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानें शारीरिक और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान हूबहू या नकल एक क्लोन होती हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के बिल्कुल समान होती हैं। बाकी आज के 35 क्वेश्चन हो गए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।